एक आदमी जो दुनिया का सबसे खतरनाक जादूगर था, जिसके पास ऐसी किताब थी जिसे पाने के लिए लोग अपनी जान दे देते थे, और उसने खुद उस किताब को मिटा दिया। क्यों? पावर चाहिए थी या बदला? कहानी की शुरुआत एक ऐसे ड्रैगन से होती है जो आज़ाद होकर खुले आसमान में उड़ रहा होता है। उसे देखकर लगता है मानो उसने दुनिया की हर गुलामी से खुद को आज़ाद कर लिया हो और वह अपनी इस नई ज़िंदगी से बेहद खुश है। ठीक उसी दिन हमारा मेन कैरेक्टर भी आज़ाद ड्रैगन को देखता है। खुद भी दुनिया की मुसीबत से छुटकारा पाना चाहता है। अब वो ड्रैकुला फैमिली के लिए काम करने वाला महान जादूगर अपने पद से रिटायर होना चाहता था। तभी हमें एक युद्ध का मैदान दिखाया जाता है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर आखिरी बचे हुए जादूगर को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा होता है। उसकी शक्तियों को देखकर वो जादूगर हैरान हो जाता है और सोचता है शायद मेन कैरेक्टर अब तक अपनी शक्ति ताकत छुपा रहा होता है, क्योंकि अब हमारा मेन कैरेक्टर सबसे ताकतवर जादूगर है। ताकतवर जादू का इस्तेमाल करके उसे मारने की कोशिश करता है। इसी बीच हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जेब से एक सामान्य सी दिखने वाली किताब निकालता है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि ये कोई साधारण किताब नहीं बल्कि एक जादुई किताब है। दूसरी तरफ वो घायल जादूगर दर्द से तड़प रहा होता है और कहता है कि वो किसी भी कीमत पर इस जादुई किताब को हासिल करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। यह सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर, जिसे अब मैं एमसी कहूँगा, के होश उड़ जाते हैं। एमसी समझ जाता है कि शायद ड्रैकुला फैमिली को इस किताब के बारे में पूरी जानकारी अब नहीं है, इसलिए इसे छिपाकर रखा गया था। यह किताब इतनी शक्तिशाली है कि दुनिया के सभी जादूगर इसी पाना चाहते हैं। तभी वो जादूगर एमसी से किताब मांगता है और वादा करता है कि बदले में उसे ड्रैकुला फैमिली से सबसे ऊंचा पद दिलाएगा। लेकिन एमसी को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए वो उसे और दर्द देता है ताकि वो मर जाए। एमसी उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछता है, जिसके जवाब में वो जादूगर एमसी को गालियां देते हुए अपनी असली औकात दिखा देता है। ठीक है, उसी वक्त एक नया और शक्तिशाली जादूगर की एंट्री होती है। एमसी उसे देखने के लिए पीछे मुड़ता है। ठीक उसी वक्त एक नया और शक्तिशाली जादूगर की एंट्री होता है, जिसके आते ही चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। एमसी उसे देखने के लिए पीछे मुड़ता है और देखता है कि कोई महान जादूगर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसकी तरफ ही बढ़ रहा है। वो व्यक्ति एमसी के पास आकर अपना नाम फहरान बताता है। फहरान कोई आम इंसान नहीं बल्कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में ड्रैकुला फैमिली का हेडमास्टर होता है। वो एमसी से जादुई किताब वापस करने को कहता है। एमसी फहरान को वहाँ देखकर बहुत हैरान हो जाता है। एमसी बताता है कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में ड्रैकुला फैमिली सबसे मशहूर है। हेडमास्टर फहरान खुद दुनिया के सबसे शक्तिशाली जादूगर हैं और ड्रैकुला फैमिली के हेड भी। पूरे कॉन्टिनेंट में उनकी महानता सब जानते हैं, लेकिन एमसी अभी भी हैरान है कि वो व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। तभी एमसी कहता है कि फहरान भी अब उसे गुस्सा दिला रहा है, जिसे सुनकर फहरान भी हैरान हो जाता है। एमसी बताता है कि ये किताब शर्म की बात है कि उसकी मेहनत की कमाई
को खुद हेडमास्टर छीनने आता है। एमसी की बातें सुनकर पहरान पहले मुस्कुराने लगता है और फिर अचानक जोर से हंसने लगता है। हमारा एमसी भी हंसने लगता है, लेकिन अंदर से डर रहा होता है क्योंकि उसने अभी तक ड्रैगन को नहीं बुलाया था, जबकि पहरान के आने से पहले उसे ये कर लेना चाहिए था। पहरान कहता है कि वो चाहे तो एमसी को मारकर किताब हासिल कर सकता है, लेकिन उसे शोरशराबा पसंद नहीं है। वो उसे जादुई किताब वापस करने और डेकुलेशन फैमिली में लौटने को कहता है, जिसके बाद मैं उसके सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। तो वो एमसी की शक्ति की तारीफ भी करता है तभी ताकि वो किताब वापस दे। एमसी चुप खड़ा पहरान की बात सुन रहा होता है। तभी पहरान कहता है कि एमसी की कोई औकात नहीं है, वो उसे कि अगर वो किताब देगा तो डेकुलर फैमिली में उनकी कितनी इज्जत होगी। वो उसे अपने साथ शामिल होने को कहता है ताकि उसका नाम भी इतिहास में लिखा जा सके। हमारा एमसी जादुई किताब लौटाने के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है जिसे सुनकर पहरान खुश हो जाता है। शर्त में मुताबिक एमसी किताब लौटा देगा, लेकिन बदले में वो डेकुलर फैमिली का हेडमास्टर बनना चाहेंगे, यानी वो पहरान की जगह लेना चाहता है। तभी वो अपनी जादुई शक्ति से आखिरी बचे हुए जादूगर को तड़पाता है, जिसकी आवाज़ से वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। पहरान समझ जाता है कि ये इतनी आसानी से किताब नहीं देगा, इसलिए अब उसे लड़ाई करनी पड़ सकती है। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। पहरान उसे किताब वापस करने का एक और मौका देता है, लेकिन एमसी के अंदर लड़ाई करने की खुजली मची होती है। अभी अचानक एमसी अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है। पहरान उसके हमले से बचने के लिए खुद को जादुई सिल्टर से बचाता है। एमसी के अंदर कुछ ज़्यादा ही घमंड भरा होता है, इसलिए पहरान फैसला करता है कि वो पहले इसका घमंड तोड़ेगा और फिर इससे जादुई किताब वापस लेगा। तभी वो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने हाथों से जादुई मंत्रों का जाप करता है और ज़मीन के अंदर से चट्टान बाहर निकलने कर एमसी पर हमला करता है। पहरान की शक्ति देखकर एमसी बहुत हैरान होता है और उसके हमले से खुद को बचाने के लिए कोशिश करता है। तभी अचानक वो एमसी पर फिर से हमला करता है और साथ ही उसे चेतावनी भी देता है। वो बताता है कि पहरान शक्तियों के आगे वो एक तिरकती हुई चींटी से भी कम है, इसलिए उसे हार मानकर जादुई किताब वापस दे देनी चाहिए। इसलिए कहते हैं हुए वो एमसी पर हमला करता है। ये वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। चारों तरफ पहरान की जादुई शक्ति और धूल फैल जाती है, लेकिन पहरान उसे एक बार फिर से किताब लौटाने का मौका देता है और सिर्फ इसलिए इतना ही नहीं बल्कि वो उस बदले में अपना सर भी उनके सामने झुकाने को तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर जो उसकी गुलामी से हमेशा के लिए आज़ाद होना चाहता था, अपनी जादुई शक्ति से पहरान पर पूरी तरह से हमला कर देता है। एमसी भले ही अपनी जान दे दे, लेकिन वो जादुई किताब उसे कभी नहीं देगा। तभी पहरान
खुद को बचाने के लिए एक बार फिर जादुई शील्ड का इस्तेमाल करता है। हमारे मेन कैरेक्टर को बचाकर हराकर वो हमारे एमसी के बचकानी हरकत से परेशान होता है। ना चाहते हुए भी एमसी उसे मारने के लिए मजबूर कर देता है। तभी अचानक आसमान में रोशनी चमकने लगती है, जिसे देखकर एमसी काफ़ी डर जाता है। इतने में आसमान से बिजली गिरती है, जिसकी वजह से पूरा युद्ध का मैदान तबाह हो जाता है। दूसरी तरफ हमारा एमसी बताता है कि उस दिन उसने आसमान की तरफ देखा, तब उसे एक ड्रैगन खुले आसमान में उड़ता हुआ नजर आया, जिसे कि किसी का डर नहीं था। वो उसे पीछे की कहानी सुनाना चाहता था। तभी हमें युद्ध के मैदान का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर घायल होता है। जमीन पर बैठा पहरान की बातें सुन रहा होता है। एमसी उसकी ताकत से बहुत तारीफ करता है। तभी पहरान उससे उसकी आधुनिक छोड़ी हुई कहानी पूछता है कि एमसी उससे पूछता है कि क्या वो उसे दोबारा से एक ट्रबल शूटर बनाना चाहेगा। लेकिन पहरान उसे कोई ट्रबल शूटर की जगह से नहीं देखता, बल्कि वो हमारे मेन कैरेक्टर को बेसल मिस फैमिली के हेड के तौर पर देखना चाहता था। यह सुनकर एमसी बहुत हैरान होता है। विश्वास ही नहीं होता कि ड्रैकुला फैमिली का हेड मास्टर, जिसे दुनिया भर के महान जादूगर जानते हैं, वो खुद उसे अपने विशाल हाउस का हेड बनाएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हार मान लेता है और जादुई किताब उसे देने लगता है। पहरान बताते हैं कि वो पहले हमारे मेन कैरेक्टर को चाहते हैं और जादुई किताब तो उसका दूसरा विकल्प था। एमसी अपने हाथ में जादुई किताब लिए घायल बैठा होता है और पहरान को अपनी जादुई किताब देने लगता है। पहरान उसकी सारी गलतियां माफ़ कर देता है और किताब लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तभी अचानक वो जादुई किताब चमकने लगती है। अंदर से बहुत तेज चमक वाली रोशनी बाहर निकलती है। यह देखकर पहलवान काफ़ी भड़क जाता है और पूछता है कि आखिर एमसी क्या कर रहा है। एमसी कर क्या रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर उस जादुई किताब को अपनी जादुई शक्ति से मिटा रहा होता है। यह देखकर पहलवान उसे धमकियाँ देना शुरू कर देता है। तभी एमसी उसे चुप करने को कहता है। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि ट्रबल शूटर पैसों के लिए काम नहीं करते, तो भला वो जादुई किताब लेकर क्या हासिल कर लेंगे। वो पहलवान को उस यंग मास्टर की हरकत जहां की वजह से एमसी को अपनी कई दोस्त खोने पड़े थे, वो बताता है कि ड्रैकुला फैमिली ने उससे उनके सारे दोस्त छीन लिए, जहां तक कि उसकी खुद की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। पहलवान समझ आता है कि एमसी उसे बदला ले रहा है, लेकिन एमसी बताता है कि ये कोई बदला नहीं है, क्योंकि वे भी ड्रैकुला फैमिली की नज़र में उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। इसलिए उसने सोचा क्यों ना वो अपने दोस्तों की इच्छा पूरी करने और साथ ही सारा पैसा भी लेकर भाग जाए। हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोस्त का बदला लेने के लिए खुद ही जान भी दांव पर लगा देता है।
इतना सुनते ही फरहान वहाँ से जादुई किताब लिए बिना वापस लौटने लगता है। तभी अचानक वो हमारे मेन कैरेक्टर पर डेकोरेट फैमिली से सबसे शक्तिशाली जादू से हमला कर देता है, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर बुरी तरह जलने लगता है। वो हमारे एमसी को उसकी गलती की सजा देकर वापस वहाँ से जा रहा होता है। एमसी खुद खुशी अपनी जान देने को राजी हो जाता है, क्योंकि वो दोबारा से डेकोर फैमिली का पालतू कुत्ता नहीं बनना चाहता था। उस दिन वो फैसला करता है कि वो अगले जन्म में ज़रूर इन सब से बदला लेगा और एक ताज़ा परिंदे की तरह रहेगा। तभी अचानक सारा जादू गायब हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर एक बार फिर से आज़ाद हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या, जिसकी वजह से वह आज़ाद हो गया। तभी वह अपने चारों तरफ देखता है, जहाँ सब कुछ ठंडा से जम चुका होता है। वो जादुई किताब भी अपने आप होने लगती है और उसे अंदर की जादुई शक्ति हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर घुस जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, और यही एकेडमी एपिसोड 1 ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड। भाग 2 अतीत में वापसी और एक नई शुरुआत। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि एक बच्चा अपने हाथ में कटोरा लिए भीख मांग रहा है, जिसमें कोई एक सोने का सिक्का देकर चला जाता है। वो बच्चा बहुत ही भ्रमित होता है और बताता है कि वो कुछ ही देर में मरने वाला था। वो इस जगह को देखकर काफ़ी उलझन में है और कहता है कि ये जगह उसे देखी देखी सी लगती है, मानो वो बीते हुए कल में आ गया हो। वो इस जगह को बहुत ध्यान से देखता है और तब उसे पता चलता है कि ये तो द ब्लैक वाइट जोन है, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर बचपन में ट्रबल शूटर्स बनने से पहले भीख मांगा करता था। ये बात जानकर वह बहुत हैरान होता है कि वह बीते हुए कल में आ चुका है। अगले सीन में हमें एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर दौड़ता हुआ इस गांव से बाहर निकलकर एक नाले के पास पहुंचता है। वो उस नाले के पानी में अपनी परछाई देखता है, जिसे देखकर वह खुद को पहचान लेता है। तभी उसकी नज़र उसके सीने में लगे जादुई निशान पर पड़ती है, जो उसे जादुई किताब से मिला था। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उस जादुई किताब ने क्या किया था, लेकिन उसे उस पर बहुत संदेह होता है। उसे लगता है कि शायद उस जादुई किताब की वजह से ही उसके सीने पर ये निशान आ गए होंगे, क्योंकि वह कोई सामान्य किताब नहीं थी, बल्कि एक ऐसी किताब थी जिसके पीछे खुद दुनिया के महान जादूगर हैरान पड़े हुए थे। उसे अभी भी लगता है कि वो शायद सपना देख रहा है, लेकिन नाले की बदबू से पता चलता है कि ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह जिंदा कैसे बच गया। तभी वह खुद को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है और तय करता है कि वह अब कुछ बड़ा करेगा। वह बताता है कि उसने एक बार सपना देखा था और उस सपने में उसके कुछ साथी भी थे। तभी हम देखते हैं कि एस्टर यानी अपना मेन कैरेक्टर और उसका एक साथी दोनों कचरे की ढेर को जला रहे होते हैं। तभी उसका दोस्त बताता है कि जब वे दोनों दबदबैक फायर जोन में काम किया करते थे, तब उनके पास न तो खाने को खाना था और न ही पहनने के लिए कपड़े, और यहाँ तक कि उनके पास बेसिक शिक्षा भी नहीं थी। तभी वो एस्टर से इनमें से सबसे घटिया चीज़ के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में एस्टर खाने की कमी को बताता है। तभी उसका दोस्त उससे यहाँ पर काम करने की वजह पूछता है, जिसके जवाब में एस्टर बताता है कि वो यहाँ काम कर लेगा, उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वो बताता है कि उसे यहाँ कोई परेशानी नज़र नहीं आती, बल्कि वह ये काम बहुत आसानी से कर सकता है। लेकिन नाले की बदबू की वजह से वो अपनी नाक बंद कर लेता है। एस्टर का दोस्त बताता है कि उन्होंने ना पढ़कर सबसे बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी वजह से वे दोनों अमीर परिवार की गुलामी करने लगे। उसका दोस्त बताता है कि वो रिटायरमेंट के बाद अपने लिए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी खोलेगा,
जहाँ पर वो सभी को और खुद को पढ़ना सिखाएगा। लेकिन एस्टर रिटायरमेंट के बाद एक बड़ा-सा टावर बनाना चाहता था और वो भी बिना किसी खास वजह के। यहाँ तक कि उसे ये भी मालूम नहीं था कि ये टावर कहाँ बनाना चाहिए। बस उसे एक ऐसा टावर बनाना था, जो इस दुनिया की सबसे ज़्यादा किताबें रखने वाला टावर होगा। तभी उसके मन में कुछ खुराफाती विचार आते हैं, जहाँ वह बताता है कि वो डेकुलन फैमिली के लोगों को फर्स्ट फ्लोर के एंट्रेंस गेट पर बनाएगा। हर किताब के सबसे पहले पन्ने पर वो डेकुलन फैमिली के रहस्य लिखेगा, जिसे वो अपनी इज्जत मानते हैं। लेकिन एस्टर को समझ नहीं आता कि आखिर ये तकनीक वो लाएगा कहाँ से और कैसे। उसे अपने भविष्य की कोई परवाह नहीं होती, बल्कि वो डेकुलन फैमिली के रहस्यों को लीक करने के बारे में सोचकर ही बहुत खुश होता है। तभी अचानक कोई उसके चेहरे पर जोर से लात मारता है, जिसकी वजह से एस्टर धड़ाम से जमीन पर जा गिरता है। दूसरी तरफ वो बंदा उस पर गुस्से से चिल्ला रहा होता है और उसे बहुत बुरी तरह पीटता है। एस्टर को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये बंदा है कौन जो उसे इतनी बुरी तरह मार रहा है। तभी उसे याद आता है कि वो तो अपने आने वाले कल में एक जादूगर था। इतना कहते हुए वह उसके हमले को रोक देता है। ये देखकर उस बंदे का चेहरा लाल हो जाता है। तभी एस्टर उससे कहता है, तूने मुझे 7 मुक्के मारे हैं और बेटे, तू मेरे हाथ से डेड बार पिटने वाला है। इतना कहते ही एस्टर उसे जोर का पंच मारता है, जिसकी वजह से उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। वह अपने पंच को खड़े होकर घूर रहा होता है, क्योंकि अपने सीनियर को मारने पर उसके हाथ टूट जाते हैं। तभी उसे एक उड़ता हुआ पंच लगता है और उसका सीनियर दोबारा से उसकी पिटाई शुरू कर देता है। एस्टर शर्म के मारे उठने का नाम ही नहीं लेता और चुपचाप पिटाई खा रहा होता है। तभी अचानक से उसका पैर एक पत्थर के टुकड़े पर जाकर लगता है, जिसकी वजह से उसका सीनियर वहां से फिसलकर नाले में गिर जाता है। एस्टर चुपचाप खड़े होकर उसे देख रहा होता है। तभी वो बंदा खांसते हुए नाले से बाहर निकलता है। इतने में उसकी नज़र एस्टर पर पड़ती है, जो डर के मारे वहां से भाग रहा होता है। तभी वो वहां रुककर उसका चेहरा अच्छे से देखता है, ताकि वो बाद में आकर उसकी पिटाई कर सके। तभी हमें वो गांव दिखाया जाता है, जिसके गली में एस्टर जमीन पर बैठा हुआ होता है और अपने टूटे हुए हाथ को देखता है। एस्टर को लगा था कि वह आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना वह भविष्य में होने वाला है, लेकिन असल में उसकी बॉडी आज भी बहुत ज्यादा कमजोर होती है। वो वहां चुपचाप बैठकर मुंह फुलाए होता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जो उससे पूछता है कि क्या एस्टर भूखा है। तभी उसकी नज़र एक सूट पहने हुए बच्चे पर पड़ती है, जिसकी आंखें लाल होती हैं और वह अपनी उंगलियों को मुंह पर रखे उसे घूर रहा होता है। तभी एस्टर उससे पूछता है कि क्या वह उसे जानता है, जिसे सुनकर वो बंदा सीधा ना कर देता है। एस्टर उस लड़के का हुलिया देखता है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि ये पक्का किसी अमीर घराने का ही है। वह चुपचाप वहां बैठकर उस बच्चे को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। तभी वो बच्चा अपना नाम डेमियन और अपनी माँ का नाम बियांसा बताता है। एस्टर को लगता है शायद ये थोड़ा सा बेवकूफ़ है, जिसकी बातें सुनकर उसका मूड खराब हो जाता है। तभी वो बच्चा बताता है कि उसकी माँ नहीं है। इसके जवाब में एस्टर कहता है कि उसका भी बाप नहीं है, और ये कहकर वह उसे वहां से जाने को कहता है। एस्टर समझ जाता है कि ये बंदा आगे चलकर कोई न कोई गलत हरकत जरूर करेगा, इसलिए वह इसके चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता। इसीलिए वह ध्यान लगाने की कोशिश करता है, ताकि इसको देखकर वो वहां से चला जाए। लेकिन डेमियन वहां से नहीं जाता और खड़े होकर उसे देखता है। डेमियन बताता है कि वो एस्टर के साथ ही चलेगा। ये सुनकर एस्टर उसे गुस्से से वहां से जाने को कहता है। तभी डेमियन उससे उसके जख्मों के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर वो बंदा चौंक जाता है। तभी डेमियन अपनी जादुई शक्तियों से उसके हाथ को ठीक करने की कोशिश करता है। एस्टर डेमियन को हीलिंग हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी एस्टर को पता चलता है कि ये कोई हीलिंग टेक्निक नहीं, बल्कि लाइट ऑफ हीलिंग टेक्निक है। ये टेक्निक ब्लेंडो के नोबल फैमिली की गुप्त तकनीक हुआ करती थी, जिसे डेकुलन फैमिली ने बाद में छीन लिया था। एस्टर ये जानकर बहुत डरा हुआ होता है, क्योंकि उसे डेमियन के मिलने पर आगे उसे खतरा नजर आता है। एस्टर को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ब्लेंडो फैमिली का बच्चा इस घटिया सी जगह पर क्या कर रहा है। तभी वह डेमियन को उसके नाम से बुलाता है, जिसे सुनकर डेमियन बहुत खुश होता है। तभी उसकी नज़र डेमियन की आंखों पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे एक शख्स की याद आती है।
एस्टर बताता है कि ब्लेंडो ब्लडलाइन से एक बंदा था जिसकी दोनों आंखें डेमियन की ही तरह थीं, जो आगे चलकर ब्लेंडो का खूंखार दरिंदा बना। वो एक ऐसा जादूगर था जिसे कभी मारा ही नहीं जा सकता था और वह हमेशा के लिए अमर था, जिसका पूरा नाम डेमियन वो ब्लेंडो था। तभी एस्टर और डेमियन वो दोनों खड़े होकर एक दूसरे की हरकत देख रहे होते हैं। वह देखता है कि डेमियन नीचे बैठकर चींटियों को गिन रहा होता है। उसकी हरकत देखकर एस्टर को समझ नहीं आती कि ये वही बंदा है जिसे आने वाले समय में खूंखार दरिंदा कहा जाएगा। यही एपिसोड 2 भी पूरा होता है। देख रहा हूं। भाग 3। खूंखार दरिंदा, नई दोस्ती और ब्लेंडो फैमिली का महल। अगले एपिसोड की शुरुआत में एस्टर हमें बताता है कि वह डेकुलन फैमिली में काम किया करता था, तब उसे भी ब्लेंडोस फैमिली को मारने के लिए भेजा गया था। एस्टर को समझ नहीं आती कि आखिर इस काम के लिए उसे और उसके साथियों को ही क्यों चुना गया था, जबकि डेकुलन फैमिली खुद ही ये काम कर सकती थी। उसका दोस्त बताता है कि उन्हें ब्लेंडोस फैमिली के एक मॉन्स्टर को मारने भेजा गया है। ये सुनकर एस्टर को लगता है शायद वह सचमुच का कोई मॉन्स्टर होगा, जैसे कि कोई ओग्रे या फिर कोई रैट मॉन्स्टर। उस दिन एस्टर ने उसे पहली बार देखा, लेकिन वह दिखने में कोई ओग्रे नहीं था और ना ही कोई मॉन्स्टर। उसने एक ऐसे इंसान को देखा जो दूसरे इंसान को दो टुकड़ों में फाड़कर उसे हाथ में पकड़े हुए खड़ा था। वह दूर खड़े होकर लगातार ब्लेंडोस फैमिली का हीलिंग मैजिक पढ़ रहा था। ये वही इंसान था जिसे सभी एक खूंखार दरिंदा कहा करते थे, एक ऐसा दरिंदा जिसे मौत भी नहीं मार सकती और वह हमेशा के लिए अमर है। ये वही बंदा एस्टर के पास बैठकर जमीन पर चल रही चींटियों को गिन रहा होता है। एस्टर को विश्वास ही नहीं होता कि यही वह बंदा है जिसे आगे चलकर खूंखार दरिंदा कहा जाएगा। तभी अचानक से डेमियन खड़ा होता है और एस्टर को खाने पर इनवाइट करता है। डेमियन कहता है कि उसकी मॉम ने कहा है जो हेल्दी खाना खाएगा वही हेल्दी रहता है, वरना बीमार पड़ जाता है। एस्टर से वह अच्छी बात घमंडी अंदाज में कहता है, जिसे सुनकर वो उसे जवाब देना चाहता था, पर वो उसे माफ कर देता है। तभी वह डेमियन से पूछता है कि क्या उसके पास कुछ पैसे हैं। इतना सुनते ही डेमियन उसे पैसों से भरा हुआ पोटली दिखाता है, जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के पड़े होते हैं। इतना देखते ही वह डेमियन के कंधे पर हाथ रखता हुआ कहता है, डेमियन, आज से हम दोनों दोस्त हैं। डेमियन से पैसे निकलवाने के चक्कर में वह उसे बताता है कि दोस्त हर चीज को आपस में शेयर करना पसंद करते हैं। तभी वे दोनों तय करते हैं कि वे एक साथ मिलकर अच्छा सा खाना खाएंगे और वे दोनों ये सब सोचकर बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर में सुबह से शाम हो जाती है और वे दोनों खाकर अपना पेट फुला लेते हैं। तभी एस्टर की नज़र डेमियन पर पड़ती है, जो दूर खड़े होकर इधर-उधर घूर रहा होता है। डेमियन बताता है कि वह पहली बार किसी होटल के अंदर सो रहा है, क्योंकि वह आमतौर पर बाहर ही सोया करता था। तभी वह एस्टर से कहता है कि उसके पास भी डैड नहीं है। इसके जवाब में एस्टर कहता है, नहीं भाई, तेरा बाप है, मेरा नहीं है। तभी वह उससे पूछता है कि क्या उसकी मॉम है या फिर नहीं। मॉम का नाम सुनते ही डेमियन डर के मारे इधर-उधर देखने लगता है, क्योंकि उसे लगता है शायद उसकी मॉम यहाँ आ गई और उसकी उल्टी सीधी हरकत देखकर बेचारा एस्टर बहुत बुरी तरह परेशान होता है। तभी वह डेमियन से पूछता है कि वह आखिर कितने दिन से अकेला घूम रहा था। इसके जवाब में वह बताता है कि वह जब से घर से भागा है, तब से सिर्फ डेड बार सो चुका है। उसकी बातें सुनकर एस्टर को लगता है शायद कहीं इसने कुछ उल्टी सीधी हरकत के तो नहीं भागा था, वरना यह भी फंस सकता है। तभी डेमियन बताता है कि वह दिन में 2 बार सोता है, जिसे सुनकर एस्टर समझ जाता है कि यह पक्का 3-4 दिन से घर नहीं गया। एस्टर पिटाई खाने के बाद बहुत थका हुआ होता है। तभी उसकी नज़र मखमल के तकिए पर पड़ती है, जिसमें वह अपना मुंह डाले सोने की कोशिश करता है। तभी वह डेमियन की तरफ देखता हुआ उसके साथ मिल जाने का प्लान बनाता है। वह सोचता है कि इसकी मदद से वह आगे चलकर डेकुलन फैमिली से लड़ सकेगा। तभी उसे उसका सीनियर याद आता है, जिसने उसे 75 किक्स मारे थे। एस्टर पहले उससे निपटेगा, फिर डेमियन से दोस्ती करेगा। सोने से पहले वह डेमियन को उसे परेशान करने से मना कर देता है। दूसरी तरफ डेमियन उसे सांस लेते हुए देखकर काफी उत्साहित होता है, जिसके जवाब में एस्टर बताता है कि उसे ये आदत है जिसे उसने ट्रेनिंग के दौरान सीखा था। एस्टर को जादुई किताबों से बड़ा लगाव था, इसीलिए वह कई सारे नोबल फैमिली को मारकर उनसे उनकी जादुई सीक्रेट्स और टेक्निक्स चुरा लिया करता था। एक बार तो वह मरते मरते भी बचा। जादुई किताब को चुराते वक्त उसने ढेर सारे नए जादुई टेक्निक्स सीखे।
लेकिन फिर भी वह बहरान के सामने टिक नहीं पाया। उसकी जादुई तकनीक बड़ी कमाल की थी, जिसका मुकाबला करना खेल नहीं था। एस्टर ने सभी जादुओं में डेकुलन फैमिली के सबसे गुप्त मैजिक भी सीखा था, जिसकी मदद से वह अपने माना पावर पर कंट्रोल कर पाता था। सोने से पहले वह अपनी ब्रीथिंग टेक्निक एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसके सीने से जादुई मंत्र बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ब्रीथिंग टेक्निक बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, जैसे मानो उसकी बॉडी के अंदर लावा बह रहा हो। इस जादू से बचने के लिए वह दूसरा मैजिकल मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, ताकि वह खुद को इसकी अशुद्धियों से बचा सके। तभी हमें एक गुप्त शक्ति के बारे में बताया जाता है। कहा जाता है कि इस शक्ति को सिर्फ नोबल ब्लड लाइन के लोग इस्तेमाल किया करते थे, ताकि इसकी मदद से शरीर के अंदर की सारी अशुद्धियों को जलाकर खत्म किया जा सके। तभी अचानक से वह माना शावर टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने शरीर के अंदर बह रहे जादू पर काबू पाता है। उसे लगता है शायद ये काम पूरा होने में बहुत वक्त लग सकता है। तभी उसकी नज़र डेमियन पर पड़ती है, जो वहां आराम से सो रहा होता है। एस्टर को एक नया गुप्त शक्ति मिलती है, लेकिन वह आज भी पहरान से बहुत कमजोर है। पर उस शक्ति के मिलने पर वह आज भी बहुत खुश होता है। तभी हमें डेमियन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो बताता है कि उसके बालों का रंग बदलकर भूरा हो चुका है। इसी के साथ उसने अपने कपड़े भी बदल लिए, ताकि उसे कोई पहचान ही न सके। तभी डेमियन उससे आगे का प्लान पूछता है, जिसके जवाब में एस्टर बताता है कि वह किसी की खोपड़ी फोड़ने के लिए जा रहा है। दूसरी तरफ हम एस्टर के सीनियर को देखते हैं, जो खड़े होकर अंगड़ाई ले रहा होता है। वह बताता है कि उसे आज अच्छी नींद आई और आज का मौसम भी बहुत बढ़िया है। तभी उसे कोई दिखता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी नज़र एस्टर पर पड़ती है, जो डेमियन के साथ बाहर घूम रहा होता है। वो बंदा एस्टर के पास जाकर उसे परेशान करने की कोशिश करता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वह डेमियन से पैसे भी छीनने की कोशिश करता है। तभी अचानक से एस्टर उसे एक जोर का घूंसा मारता है। वो बंदा एक घूंसे में ही जमीन पर लेट जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि वही सीनियर था जिसने एस्टर को नाले के पास मारा था। एस्टर बताता है कि अभी उसके हिस्से का हॉट 15 पंच और भी बाकी है, जिसे वह इसको देने के लिए आया है। सीनियर को पिटते हुए देखकर उसके सभी दोस्तों की हालत खराब हो जाती है। सभी एक साथ मिलकर एस्टर और डेमियन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एस्टर उन सबको देखकर पहचान जाता है, जो उसे कभी बुली किया करते थे। वह सभी के चेहरे को देखता है, जो उसे मारने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन एस्टर आज इन्हें सबक सिखाने का ठान ही लेता है। यहीं एपिसोड 3 भी पूरा होता है। एपिसोड 4 के शुरू होते ही हम देखते हैं कि एस्टर उन सब की जमकर धुलाई कर रहा होता है। वह अपने जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरी गति के साथ उन सभी पर हमला करता है। वह इतनी तेजी से मुक्के मारता है कि किसी कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। ये होता हुआ देखकर डेमियन बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। वह एस्टर को लड़ाई करता हुआ देखकर उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है। तभी अचानक से एक बंदा डेमियन के पास आकर गिरता है। ये देखकर डेमियन उसे अपनी जादुई शक्ति से ठीक करता है, ताकि उसे ज्यादा दर्द न हो। ठीक होने के बाद वो बंदा डेमियन का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। तभी एस्टर वहां आता है और उसका कॉलर पकड़कर उसे फिर से ऊपर उठाता है, ताकि वह दोबारा से उसको चोट पहुंचा सके। वहां खड़े सभी बंदों को बुरी तरह मारकर बेहोश कर देता है। सबको मारने के बाद वह अपने सीनियर की पिटाई डंडे से मार मार कर तोड़ देता है, जिसकी वजह से बेचारा दर्द से तड़प रहा होता है। वह अपने सीनियर को मारने के बाद उससे गिनती पूछता है, जो उसे याद ही नहीं होती। तभी वह डेमियन से इसे दोबारा से ठीक करने को कहता है, ताकि वह इसे दोबारा से पीट सके। यह सुनकर बेचारे की पैंट गीली हो जाती है और वह बुरी तरह डर जाता है। तभी डेमियन उसे फिर से ठीक करता है और एस्टर उसे देसी और मुक्के मारने के लिए तैयार रहता है। थोड़ी देर बाद वे सभी बंदे एक लाइन में खड़े होकर एस्टर को सर कहकर माफी मांगते हैं। एस्टर ये देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वह बताता है कि आज उसने कुल 1000 पंच मारे थे। तभी एक बंदा वहां आता है और एस्टर से वहां से जाने का अनुरोध करता है, जिसे सुनकर एस्टर उन्हें वहां से जाने की इजाजत दे देता है। ये सुनकर वह बंदा कहता है कि यह जगह उनका घर है, शायद इसीलिए एस्टर आपको यहाँ से जाना चाहिए। एस्टर को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तभी अचानक से सभी डर के मारे अपने अपने घर चले जाते हैं।
एस्टर खड़े होकर पीछे की तरफ देखता है क्योंकि वहां उसे कुछ ठीक नहीं लगता। तभी उसकी नज़र एक मॉन्स्टर पर पड़ती है जो अपनी पूरी शक्तियों के साथ उस पर हमला करने के लिए तेजी से बढ़ रहा होता है। एस्टर समझ समझ जाता है ये कोई सामान्य इंसान तो नहीं है, बल्कि वह कोई ट्रबल शूटर है जिसने अपनी ट्रेनिंग भी पूरी कर रखी है। तभी उसकी नज़र डेमियन पर पड़ती है जो सभी बंदों को बाय कर रहा होता है। एस्टर को लगा था कि शायद ब्लेंडॉस फैमिली ने उसे फिर से ढूंढ लिया है, लेकिन उसके पास लड़ने के लिए अब बिल्कुल भी माना पावर नहीं बचे होते। तभी उसे एहसास होता है कि वह भी कोई सामान्य बंदा नहीं है, बल्कि एक ट्रबल शूटर था जो किसी के सामने नहीं झुकता था। वह अपनी बॉडी के अंदर बह रहे सभी माना पावर को एक जगह इकट्ठा करता है। माना पावर्स को एक जगह स्टोर करने के बाद वो उस मॉन्स्टर की तरफ निशाना बनाता है ताकि वह उसे मार सके। तभी वह मॉन्स्टर एक इंसान बन जाता है जो भागते हुए आकर घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है। एस्टर को समझ नहीं आता कि यह बंदा आखिर है कौन और हमला करने की जगह नीचे क्यों बैठ गया। तभी अचानक से वह बंदा जे जोर जोर से यंग मास्टर कहकर चिल्लाने लगता है। डेमियन उसे देखकर जोर से अल्फ्रेड कहकर चिल्लाता है। अल्फ्रेड डेमियन को हर जगह ढूंढता है, तब जाकर वह द ब्लैक वाइट जोन में उसे मिलता है। अल्फ्रेड उसे वापस उसके महल ले जाने को आता है, लेकिन डेमियन उसके साथ जाने के लिए मानता ही नहीं। एस्टर ये देखकर बड़ा ही हैरान होता है कि सिर्फ घर से बाहर घूमने के लिए डेमियन अपने महल से भाग गया था। तभी अल्फ्रेड उसे वहां से ले जा रहा होता है, लेकिन डेमियन काफी उदास होता है। अल्फ्रेड ब्लैंडो फैमिली का सबसे बड़ा सेवक होता है जो पूरे महल की देखरेख करता है। तभी उसकी नज़र एस्टर पर पड़ती है जिसे वह अपने साथ चलने को कहता है। एस्टर ये सुनकर बड़ा ही हैरान होता है, लेकिन वह इस मौके को बिना गंवाए उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। अ, ब्लेंडो फैमिली हैज़न के सभी शहरों पर राज करती है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी फाइटिंग एकेडमी और लाइब्रेरी है। अल्फ्रेड बताता है कि वह उनके लिए रथ लेकर आएगा ताकि वे सभी उसमें बैठकर महल तक जा सकें। इतना कहते हुए अल्फ्रेड वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एस्टर अपने कपड़े पहनकर तैयार रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम बहुत हो चुकी है और अल्फ्रेड सभी को लेकर महल पहुंचते हैं। एस्टर आज से पहले कभी भी किसी महल के अंदर नहीं गया, इसीलिए ये उसकी पहली एंट्री होने वाली है। वह उस महल के ठीक सामने खड़ा होता है जहां स्वागत के लिए बहुत सारे बंदे सूट पहने हुए खड़े होते हैं जो उनका स्वागत करते हैं। तभी अल्फ्रेड डेमियन की देखभाल लैंसी के हाथ में दे देता है ताकि वह उसका ख्याल रख सके। दूसरी तरफ लैंसी डेमियन को गुस्से भरी निगाह से घूर रही होती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। डेमियन उसका चेहरा देखकर घबरा जाता है क्योंकि वह जानता था कि उसकी तो पिटाई होने वाली है। तभी महल के अंदर से डेमियन के पिटने की आवाज सुनाई देती है जो लैंसी से माफिया मांगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब रात बहुत हो चुकी है और महल के बाहर सन्नाटा छाया हुआ है। अल्फ्रेड अकेला ही उस महल के अंदर जा रहा होता है और एक दरवाजे पर पहुंचकर उसे खटखटाता है। इजाजत मिलने पर वह उस महल का दरवाजा खोलकर अंदर एंटर करता है। तभी एक लेडी अल्फ्रेड से डेमियन के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में अल्फ्रेड बताता है कि डेमियन अब महल में वापस आ चुका है जो द ब्लैक वाइट जोन में छिपा हुआ था। इतना सुनते ही वह लेडी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अल्फ्रेड पर हमला करने की कोशिश करती है। वह लेडी कोई और नहीं होती बल्कि डेमियन की माम बियांसा होती है, जो अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके अल्फ्रेड से डेमियन का हाल पूछती है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं डेमियन को कुछ नुकसान न हुआ हो। अल्फ्रेड बताता है कि डेमियन बिल सही सलामत है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। यह सुनकर उस लेडी का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा होता है और वह फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। बियांसा अल्फ्रेड का शुक्रिया अदा करती है जिसने उसे सही सलामत वापस महल लेकर आया। अल्फ्रेड चुपचाप खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा होता है। वह लेडी कोई सामान्य इंसान नहीं होती, बल्कि वह इस धरती की सबसे खूंखार ब्लड विच होती है, जिसके नाम से ही पूरी धरती कांप उठती है। अल्फ्रेड बताता है कि डेमियन के दोस्त ने भी उसकी मदद की है, जिसे सुनकर उस लेडी के होश उड़ जाते हैं। अल्फ्रेड बताता है कि एस्टर ने उसके वहां होने का पता किया और उस पर हमला करने की भी कोशिश की, जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। जब मैं उससे मिला तब उसके हाथ में माना पावर वाला बुलेट था जिसकी मदद से वह मुझे मारने वाला था। एस्टर की शक्तियां जानकर वह लेडी बहुत हैरान होती है।
तभी अल्फ्रेड बियांसा से कुछ अनुरोध करता है। तभी हमें महल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। इतने में हम देखते हैं कि अल्फ्रेड एस्टर को अपना उत्तराधिकारी बनने के लिए कहता है, जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। अल्फ्रेड को लगता है कि एस्टर उसकी बातों को मान लेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो अल्फ्रेड से कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर वह दंग रह जाते हैं। यहीं एपिसोड 4 भी पूरा होता है। भाग 4 एकेडमी में दाखिला, दोस्ती की शर्तें और हेवन सोर्स आर्ट का रहस्य। अगले एपिसोड की शुरुआत में एस्टर अल्फ्रेड की बातों का उल्टा जवाब देता है, जिसे सुनकर अल्फ्रेड के होश उड़ जाते हैं। डेमियन भी उसकी बातें सुनकर हैरान होता है। एस्टर उसका उत्तराधिकारी बनने के लिए मान जाता है, लेकिन वह एक शर्त रखता है जिसके मुताबिक वह जो भी करेगा अपनी मर्जी से करेगा, न कि किसी का गुलाम बनकर। उसकी बातें सुनकर अल्फ्रेड बहुत हैरान होता है। एस्टर को खुद पर गर्व होता है कि द ब्लैक वाइट जोन में पैदा होने के बावजूद भी उसने खुद के दम पर ही सारे मैजिक सीखे थे। अल्फ्रेड बताता है कि ये दुनिया पित्तल दी है, यानी बहुत स्वार्थी है, जिसे सुनकर एस्टर उसका जवाब देता है कि ये दुनिया उसके लिए बहुत छोटी है। अल्फ्रेड को लगता है एस्टर खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान मानता है, जिसे लगता है दुनिया पर वह अकेले ही कब्जा कर सकता है। लेकिन एस्टर को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। तभी अल्फ्रेड उसे एक गोब्लिन की कहानी सुनाता है, जिसे वह एक पालतू ड्रैगन समझता है, जिसे दुनिया के खतरों के बारे में कोई अंदाजा नहीं होता। तभी अल्फ्रेड अपने असली रूप में आता है और एस्टर को कुछ दिखाने का फैसला करता है। अगले सीन में हम एक दूसरा महल देखते हैं, जहां अल्फ्रेड उसे कुछ दिखाने लाया होता है। जैसे ही वह उस महल का दरवाजा खोलकर अंदर आता है, उन्हें कुछ बच्चे अंदर ट्रेनिंग करते हुए नजर आते हैं। अल्फ्रेड को देखकर सभी उसका स्वागत करते हैं। अल्फ्रेड बताता है कि यह ब्लैंडॉस फैमिली का आने वाला जादूगर है, जो बाकी के बच्चों से काफी अलग है। वह वहां चुपचाप खड़े होकर उसकी बातें सुन रहा होता है। एस्टर उन्हें देखते ही उनका ऑरा पहचान लेता है, जो पूरे कमरे में चमक रही होती है। लेकिन वो उन्हें देखकर उनका चेहरे का मजाक बनाता है और कहता है कि वे सभी बिल्कुल गोबलिन्स की तरह दिख रहे हैं। वो अल्फ्रेड को बताता है कि उसने यहाँ कुछ महसूस किया है, जिसे सुनकर अल्फ्रेड बहुत खुश होता है। अल्फ्रेड उसे पेश करते हुए कहता है कि अगर एस्टर अगला उत्तराधिकारी बनता है तो लोग उसकी बहुत इज्जत करेंगे। लेकिन एस्टर को अपनी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं होती। तभी एक बच्चा अपना हाथ उठाकर अल्फ्रेड से कुछ बोलने की इजाज़त लेता है। उस लड़के को लगता है शायद एस्टर नौटंकी कर रहा है, क्योंकि अगर उसने यहाँ कुछ महसूस किया होता तो वह खुद को उत्तराधिकारी बनने से नहीं रोक पाता। वो अल्फ्रेड से उसके साथ द्वंद्व करने का अनुरोध करता है, ताकि वह एस्टर को सबक सिखा सके। अल्फ्रेड को उसकी आंखों में घमंड दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी वह उसकी बात मानकर द्वंद्व स्वीकार कर लेता है। तभी वह एस्टर से पूछते हैं कि क्या वह द्वंद्व के लिए तैयार है। एस्टर खड़े होकर उन सबको घूर रहा होता है और समझ जाता है कि ये लोग उसकी औकात देखकर उसे जज कर रहे हैं। तभी वह अल्फ्रेड से अपने प्रतिद्वंद्वी चुनने का अनुरोध करता है, जिसे सुनकर अल्फ्रेड उसको अपना प्रतिद्वंद्वी चुनने का मौका देता है। वह उस लड़के को सबसे पहले चुनता है। उसके बाद वहां खड़े सभी को एक एक करके चुनता है, जिसे देखकर अल्फ्रेड के होश उड़ जाते हैं। एस्टर कुल 5 बंदों को एक साथ लड़ने के लिए चुनौती देता है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। लेकिन अल्फ्रेड उसकी हिम्मत देखकर बहुत हैरान और आश्चर्यचकित होता है। तभी अचानक से वह उसकी काबिलियत देखकर जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसे ऐसे ही उत्तराधिकारी की तलाश थी जो किसी से नहीं डरता हो। अल्फ्रेड उसे बताता है कि अगर वह इस लड़ाई में अनमिनट टिक गया तो वह एस्टर को कुछ अच्छा सा उपहार देगा, और अगर वह उससे पहले नॉकआउट हुआ तो उसकी जिम्मेदारी एस्टर की ही होगी। एस्टर ये चुनौती स्वीकार करता है। सभी लड़ने के लिए अपनी अपनी पोजीशन लिए खड़े होते हैं, जिन्हें अल्फ्रेड दूर खड़े होकर देखता है। तभी एक बंदा उनसे पूछता है कि क्या ये खतरनाक नहीं होगा, जिसके जवाब में अल्फ्रेड उसे बताता है कि यही एक रास्ता है जिससे बच्चों की काबिलियत देखी जा सके। उस बंदे को अल्फ्रेड की बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वह यंग मास्टर के दोस्त को पिटते हुए नहीं देख सकता। तभी लैंसी और डेमियन वहां आते हैं, जिसे देखकर उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। वह बंदा कोई सामान्य इंसान नहीं, बल्कि वहां का इंस्ट्रक्टर होता है, जो डेमियन से कहता है कि उसका दोस्त खतरे में है। इसीलिए वह उससे अल्फ्रेड को रोकने को कहता है।
डेमियन उसकी बातें सुनकर बहुत खुश होता है क्योंकि वह ये लड़ाई देखना चाहता था। बेचारा इंस्ट्रक्टर ये सुनकर अपना ही सर पकड़कर खुद को कोसता है क्योंकि उसे लगता है शायद अब एस्टर बुरी तरह पिटने वाला है। लैंसी डेमियन को बीच में पड़ने से मना कर देती है। तभी अल्फ्रेड उस बंदे को लड़ाई आगे बढ़ाने का आदेश देता है जिसे सुनकर वह बहुत मायूस होता है। लैंसी मन ही मन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बंदा एक इंस्ट्रक्टर होता है जिसे अपने सीनियर का आदेश मानना ही पड़ेगा। इसीलिए वह रिंग के अंदर चलाता है। लैंसी डेमियन को समझाकर वहां से चली जाती है, जिसे देखकर डेमियन बड़ा ही खुश होता है। इंस्ट्रक्टर सभी को खेल का नियम बताता है ताकि उनमें से कोई भी गलती न करे। अल्फ्रेड बताता है कि यह मरने और मारने वाला खेल है जिसमें जान भी जा सकती है। वह बंदा कहता है कि बिना उसके आदेश के या फिर जब तक एक टीम हार नहीं मान जाती तब तक ये गेम रुकना नहीं चाहिए। सभी उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। उस बंदे को एस्टर से जलन होती है क्योंकि एक बाहर का बंदा आखिर उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है। तभी अचानक से रेफरी उन्हें लड़ने का आदेश देता है। इतना सुनते ही एस्टर उन सबको एक एक करके अपने बुलेट माना पावर का इस्तेमाल करके हमला कर देता है। सभी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं, लेकिन वह बंदा अभी भी एस्टर की काबिलियत देखकर बड़ा हैरान होता है। तभी वह अपने माना पावर्स की मदद से उन्हें एक जगह इकट्ठा करता है, जिससे वह बुलेट माना बनाता है। उसके माना पावर को देखकर वह बंदा बड़ा चौंक जाता है। एस्टर चाहता था कि वह उसको और मारे क्योंकि सभी उसकी हैसियत से उसे जज कर रहे थे। इतना कहते हुए वह अपने माना पावर से उनके ऊपर हमला कर देता है। उसकी जादुई शक्ति से सभी को हेडशॉट पड़ती है, जिसकी वजह से सभी घायल होकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ते हैं। एस्टर उन सबको दुनिया की सच्चाई बताते हुए सबक देता है ताकि वे आगे से कभी भी किसी सामान्य इंसान को जज करें। वह उन सब की जमकर पिटाई करता है और बाद में उन्हें ध्यान से पढ़ाई करने को भी कहता है। उस बंदे को लगता है एस्टर कोई जादू का इस्तेमाल नहीं कर रहा बल्कि वह चीटिंग कर रहा है। इतना सुनते ही वह उसे जोर का किक मारता है और बताता है कि यह भी एक जादू है जिसे द फिजिकल मैजिक कहते हैं। एपिसोड 5 भी यहीं पर पूरा होता है। टेस्ट, हेंजिस का प्रस्ताव और जनियन एकेडमी में एंट्री एपिसोड के शुरू होते ही एस्टर उन सब की जमकर पिटाई करता है और अल्फ्रेड खड़े होकर यह सब देख रहा होता है। अल्फ्रेड उसकी माना पावर पर नियंत्रण देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि जब अल्फ्रेड की उससे पहली बार मुलाकात हुई तब वह उस वक्त सिर्फ एक ही माना पावर का इस्तेमाल कर रहा था। अल्फ्रेड उसकी काबिलियत देखकर बहुत हैरान होता है, पर डेमियन घायल हुए बंदों को दोबारा से ठीक करने जाता है। अल्फ्रेड उसका मारने का अंदाज देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि वह उन सबको एक दरिंदे की तरह पीटता है। तभी अल्फ्रेड को किसी की आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह पीछे मुड़कर देखते हैं कि सामने उसकी मैडम खड़ी है। इंस्ट्रक्टर भी मैडम को यहाँ देखकर बहुत हैरान होता है। इंस्ट्रक्टर समझ जाता है कि वह मैडम को इस लड़ाई को रुकवाने के लिए लाई होगी जिसकी उसे बेसब्री से इंतजार था। मैडम को वहां देखकर अल्फ्रेड बताता है कि वे सब बस एक टेस्ट कर रहे थे। मैडम ये सुनकर थोड़ी भ्रमित होती है। तभी उसकी नज़र एस्टर पर पड़ती है जो सभी को मारने के बाद एक बंदे का कॉलर पकड़े हुए उसकी पिटाई करने वाला ही होता है। डेमियन चुपचाप सभी को ठीक कर रहा होता है। वह लेडी अल्फ्रेड को यह लड़ाई बंद करने का आदेश देती है, जिसे सुनकर अल्फ्रेड उनका हुक्म मान जाता है। तभी वह डेमियन और उसके साथी एस्टर को अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने का आदेश देती है। अब इंस्ट्रक्टर की बारी होती है जो बहुत बुरी तरह डरा हुआ होता है और अपनी नज़रें नीचे करके वहां खड़ा होता है। वह इंस्ट्रक्टर को उसके पद से बर्खास्त कर देती है, जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें लेडी का महल दिखाया जाता है, जहां अल्फ्रेड अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है जो उसने लेडी की इजाज़त के बगैर किए थे। वह लेडी एक चुड़ैल होती है जिसके हाथ में खून से भरा हुआ कप होता है। वह अल्फ्रेड से उस लड़ाई के बारे में पूछती है जिसे अल्फ्रेड ने करवाया था, क्योंकि उसे लगा था कि शायद डेमियन भी उसकी मदद की होगी। अल्फ्रेड बताता है कि डेमियन ने उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं की, बल्कि वह बहुत ही शानदार लड़का है। वह बताते हैं कि माना बुलेट के बारे में उन्होंने बात किया था। उसी टेक्निक का इस्तेमाल आज की लड़ाई में एस्टर ने किया था। इस बार उसने अपने माना पावर को एक साथ कई टुकड़ों में बांटा और फिर एक एक करके सब पर हमला किया।
वह लेडी एस्टर की माना पावर पर नियंत्रण करने की शक्तियां सुनकर बहुत प्रभावित होती है। वह उसकी काबिलियत देखकर चौंक जाती हैं क्योंकि उसने अकेले ही उन सबको धूल चटाई थी। अल्फ्रेड बताता है कि उसने उत्तराधिकारी बनने से भी साफ इनकार कर दिया है। वह लेडी तय करती है कि वह एस्टर से एक बार ज़रूर मिलना चाहेगी और अल्फ्रेड से उसे लाने को कहती हैं। थोड़ी देर बाद अल्फ्रेड उसे महल के अंदर लाता है, जिसे देखकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं। एस्टर चुपचाप आकर ठीक उनके सामने बैठ जाता है। तभी वह लेडी उसे कुछ देती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह बताती है कि अल्फ्रेड ने उसे वादा किया था कि लड़ाई जीतने के बाद वह उसे एक उपहार देगा। एस्टर ये सब होता देखकर काफ़ी चौंक जाता है। वह लेडी एस्टर से वह उपहार खोलने को कहती है। ये सुनकर एस्टर उसे खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही वह उसका ढक्कन हटाता है, वैसे ही उसके अंदर से तेज़ रोशनी बाहर निकलती है। वह देखता है कि मैडम ने उसे हाई रैंकर्स को मिलने वाली कीमती जादुई उपहार दी है। उपहार लेने से पहले वह सोचने लगता है कि कहीं वह ये उपहार लेकर उनका गुलाम न बन जाए। इसीलिए वह मैडम से थोड़ा समय मांगता है। लेडी बताती है कि एस्टर ने उसके बेटे डेमियन की 2 से भी ज़्यादा बार मदद की है, इसीलिए यह उपहार उसकी तरफ से है। एस्टर को उस पर विश्वास ही नहीं होता क्योंकि उसे लगता है शायद इसमें ज़हर मिला हुआ है। लेडी बताती है कि इसमें कोई भी ज़हर नहीं है, इसीलिए उसे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एस्टर उनकी बातों पर विश्वास करके उस उपहार को अपने पास रखने का फैसला लेता है। एस्टर वह उपहार पाकर बहुत खुश होता है। तभी वह लेडी उससे दूसरी बात कहने वाली होती है, जिसे सुनकर वह समझ जाता है कि पक्का इस बार कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। वह लेडी एस्टर को एडमिशन स्लिप देना चाहती थी, ताकि वह डेमियन के साथ उसी एकेडमी में पढ़ सके। वह बताती है कि डेमियन पिछले 1 साल से स्कूल नहीं जा रहा। इसी वजह से वह कितनी बार घर छोड़कर भी भाग गया। वह लेडी कहती है कि अगर वे दोनों साथ में पढ़ेंगे तो डेमियन दोबारा भागने की नहीं सोचेगा। एस्टर को उनका प्लान ठीक लगता है, लेकिन इसके चलते वह भी इसमें शामिल हो जाएगा। यह सोचकर वह काफ़ी हैरान होता है। वह लेडी से थोड़ा वक्त मांगता है ताकि वह अपना फैसला सुना सके। तभी लेडी उसे अल्फ्रेड के ऑफर को ठुकराने के बारे में पूछती है। यह सुनकर एस्टर पीछे मुड़ता है ताकि अल्फ्रेड कहीं उसकी बातें न सुन सके। तभी वह मुस्कुराता है और कहता है कि उसे अपने घुटनों से प्यार है। बस इतना कहने की देरी होती है और अल्फ्रेड दरवाजे के बाहर से उसकी बातें सुन लेता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि रात बहुत हो चुकी है। एस्टर केंद्रित होकर अपने माना पावर पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है। वह एक डोमेन खोलने की कोशिश करता है जिसमें सिर्फ उसके शरीर का 80% माना पावर खपत होता है। वह अपनी शक्तियों को देखकर बहुत हैरान होता है। वो वहाँ बैठे-बैठे एकेडमीज़ वाइन करने के बारे में सोच रहा होता है। अगर वह एकेडमीज़ वाइन करेगा तो उससे उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन उसे लगता है शायद ऐसा करने पर वह आगे चलकर एक जाल में भी फंस सकता है। एस्टर अपनी ज़्यादा सोचने की आदत को कम करने के लिए दौड़ने जाने का फैसला करता है और इतना कहते हुए वह अपने महल से बाहर आता है। तभी उसकी नज़र एक बंदे पर पड़ती है जो बाहर खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। एस्टर उसके बालों का रंग देखकर बहुत हैरान होता है। तभी वह बताता है कि उसका नाम एस्टर नहीं है, डिनार, जिसे सुनकर वह बंदा बहुत भड़क जाता है। तो वो बंदा खड़े होकर उसका हुलिया देखता है और समझ जाता है कि यह पक्का एस्टर ही है। एस्टर उसे समझाता है कि वो एस्टर नहीं है। ये जानकर वह बंदा उसे बाय कहता हुआ वहां से जा रहा होता है। तभी अल्फ्रेड वहां आता है और उससे कल रात हुई बात को लेकर माफी मांगता है। अल्फ्रेड को उसका नाम पुकारते हुए देखकर वह बंदा उसे पीछे मुड़कर देखता है। एस्टर समझ जाता है कि उसका झूठ अब पकड़ा गया। ये जानकर वो बंदा उसकी बेइज्जती करने लगता है। उस बंदे को एस्टर की हरकत देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अल्फ्रेड को वहां देखकर वो उसे कुछ नहीं कर पाता। वो बंदा उसे मैजिकल हॉल में मिलने को कहता है, जिसे सुनकर एस्टर उसकी बात मान लेता है। तभी अल्फ्रेड उससे उसका हाल पूछता है, जिसके जवाब में एस्टर बताता है कि सब बढ़िया ही चल रहा है। एस्टर को उस बंदे का रवैया सही नहीं लगता, इसीलिए वह तय करता है कि वह इसकी अच्छे से पिटाई करेगा। तभी वह अल्फ्रेड से पूछता है कि क्या वह मैडम से मिल सकता है। तभी हमें वह लेडी का महल दिखाया जाता है, जहां ब्यांसा जादुई पेन से खाली पन्नों पर कुछ लिख रही होती है। एस्टर के आते ही उसे पूछती है कि क्या उसने फैसला लेने का निर्णय ले लिया है या नहीं।
इसके जवाब में वह बताता है कि वह अभी एकेडमीज वाइन करेगा। लेडी उसकी बात सुनकर दंग रह जाती है। बियांसा उसकी बेझिझक निर्णय से बहुत आश्चर्यचकित होती है। वह एस्टर से एकेडमी के लिए तैयारी करने को कहती है, जिसे सुनकर एस्टर उनका शुक्रिया अदा करता है। तभी उसकी नज़र महल के दरवाजे पर पड़ती है, जहां अल्फ्रेड दरवाजे पर खड़ा होता है और वहां खड़े होकर अंदर आने की अनुमति मांगता है। तभी वह मैडम से एस्टर के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में वह बताती है कि एस्टर ने एकेडमीज वाइन करने का फैसला ले लिया है। इतना सुनते ही अल्फ्रेड फिर से उत्साहित हो जाता है और जोर जोर से उसकी तारीफें करने लगता है। वह लेडी चुपचाप उसकी ओवर एक्टिंग देख रही होती है। अल्फ्रेड बताते हैं कि उसका पहला सेमेस्टर का फीस वह खुद ही देगा, लेकिन दूसरे सेमेस्टर का फीस कौन देगा, क्योंकि एस्टर ब्लैक वाइट जोन से आता है, इसीलिए उसके पास फीस देने के पैसे ही नहीं होंगे। उस वक्त उसकी मदद करने को जो बंदा आएगा वह मैं ही हूँगा, जो उसे उसके ट्यूशन फीस में मदद करेगा। वह लेडी उसे धीमी आवाज़ में बातें करने को कहती है, क्योंकि वह वहाँ खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। अल्फ्रेड की उत्साह देखकर बियांसा उस पर गर्व महसूस करती है, क्योंकि अल्फ्रेड भी कभी एकेडमीज वाइन करना चाहता था, लेकिन वह हमेशा फेल हो जाया करता था। दूसरी तरफ एस्टर महल के बाहर जा रहा होता है। इतने में ऊपर की तरफ देखता है, जिसे देखकर वह काफ़ी हैरान होता है। तभी उसकी नज़र मैजिक हॉल पर पड़ती है, जिसके अंदर वह बंदा रहता है जिसने इसे मिलने को कहा था। एस्टर उस महल का दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। तभी एक बंदा अपना चेहरा ढके हुए हाथ में कैंडल पकड़े उससे यहाँ आने का कारण पूछता है। एस्टर को जिस बंदे से मिलना होता है, उसका नाम याद नहीं होता, इसीलिए वह उसके बालों के रंग से उसके बारे में पूछता है। इतना सुनते ही वह बंदा काफ़ी उत्साहित हो जाता है और बताता है कि उसे कब से एस्टर की तलाश थी और वह यहाँ एस्टर का ही इंतज़ार कर रहा था। इतना कहते हुए वह बंदा पीछे मुड़कर सिग्नल भेजता है और एस्टर को अंदर जाने को कहता है। वह बंदा उसे अंदर जाने से पहले एक चेतावनी भी देते हुए उसे अपने सर का ध्यान रखने को कहता है। एस्टर कमरे का दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही अंदर आता है, तभी बहुत सारे किताब के पन्ने उसके सिर के ऊपर गिरने लगते हैं। एस्टर को लगता है शायद वह मुसीबत में है, इसीलिए वह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एक बंदा अपने हाथ में कैंडल लिए वहां आता है और एस्टर का स्वागत करता है। वह बंदा उससे पूछता है कि क्या एस्टर पक्का उसके छोटे भाई से ही मिलने आया है।